जय हिंद साथियों। तैयारी कर लो प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। साथियों, आप लोगों को पता होगा हम लोग लास्ट क्लास में प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और हमें काफ़ी दिन हो गए इस प्रकाश के चैप्टर को पढ़ते हुए। और उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा पढ़ते हुए और आपने एक बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित किया होगा प्रकाश के चैप्टर में। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको जीवन में कभी प्रकाश वाले चैप्टर में परेशानी नहीं होगी। जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं कुछ भूल रहा हूँ तो आप वापस यहाँ आ जाना इस ऐप के ऊपर और वापस से रिवीजन कर लेना। उम्मीद करता हूँ साथियों आपका जीवन में कभी भी कोई भी सवाल प्रकाश से गलत नहीं होगा। चलो अब अपन आगे चलते हैं। कुछ एक टॉपिक अपने बचे हुए हैं, अपन जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि हमें समय खराब नहीं करना है। जैसे मैंने कल आपको कोई भी कमेंट नहीं पढ़ा था क्योंकि कल मेरे पास इतने संसाधन नहीं थे। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए अपन पढ़ते हैं आज का नया टॉपिक। अपन पढ़ रहे थे प्रकाश की घटनाएं। प्रकाश की घटनाओं में जो मेरे पास बचा हुआ है मैं कुछ लिख देता हूँ। मेरे पास है प्रकाश का वर्ण विक्षेप। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? इसको अपन बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसको अपन क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। देखिएगा क्या होता है ये। देखिए मैं यहाँ पर क्या बनाऊंगा। मैं यहाँ पर एक मैं यहाँ पर एक प्रिज्म बना लेता हूँ। देखिएगा ये मेरे पास क्या है, एक प्रिज्म है। अगर आप ढंग से देखोगे तो आप पता लगाओगे, आपको पता होगा कि यहाँ इसके बीचों बीच में क्या होता है। आपको पता होगा यहाँ इसका क्या होता है, यहाँ पर इसका क्या होता है, अभिलंब होता है। यहाँ पर इसका क्या होता है, अभिलंब होता है। अब एक बार गौर करना, मैं प्रकाश की किरणों को मैं प्रकाश की किरणों को देखो ऐसे आपतित करूंगा। मैं प्रकाश की किरणों को ऐसे आपतित करूंगा। एक बार गौर करना, ये जो मैंने बनाया है ना, ये जो मैंने बनाया है, आपको पता है ये मैंने क्या बनाया है? ये मैंने एक प्रिज्म बनाया है। क्या बनाया है? मैंने एक प्रिज्म बनाया है। जब कोई प्रकाश की किरण, और ये कैसी किरण जाती है, ये हमेशा व्हाइट लाइट जाती है। ये जो होता है वो कैसा होता है, श्वेत प्रकाश होता है। कैसा प्रकाश होता है? श्वेत प्रकाश। देखो वर्ण विक्षेपण को समझने की कोशिश करना। जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराता है तो प्रिज्म से टकराने के बाद जब ये प्रिज्म से बाहर निकलता है तो ये अलग अलग रंगों में टूट जाता है। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? अपवर्तन पढ़ा था, या लास्ट से पिछली क्लास में पढ़ा होगा अपन ने अपवर्तन। अपवर्तन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, आपको पता होगा कि यहाँ माध्यम कैसा होगा, यहाँ माध्यम वायु होगा, एयर होगा। अगर मैं अंदर बात करूं तो ये जो प्रिज्म है, ये प्रिज्म किसका बना होता है? कांच का। तो अंदर माध्यम कैसा होता है? कांच होता है। कैसा होता है? कांच होता है। अब आपको पता होगा जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे ये प्रकाश की किरण जाएगी, ये प्रकाश की किरण क्या करेगी? देखो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। वास्तव में एक बार गौर करना आप, अगर मैं वास्तव में बात करूं तो इसको वास्तव में देखो ऐसे सीधे सीधे जाना चाहिए था। वास्तव में इसको ऐसे जाना चाहिए था। वास्तव में इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको पता होगा यहाँ भी अभिलंब है। आपको पता होगा यहाँ भी क्या है? अभिलंब है। यहाँ भी क्या है? अभिलंब है। सर लाइव क्लास में हूँ मैं। लाइव क्लास में हूँ सर मैं। हाँ हाँ। देखो जब कोई श्वेत प्रकाश अगर ऐसे जाएगा तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अब एक बार गौर करना, आपको पता होगा यहाँ माध्यम कैसा है? कांच। और बाहर माध्यम कैसा है? वायु। इसका मतलब जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है
विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर, सॉरी, जब कोई प्रकाश किरण कांच से किस में जाएगी, हवा में, इसका मतलब सघन से विरल में जाएगी तो वह अभिलंब से क्या होती है, वह अभिलंब से दूर हट जाती है। जब वह अभिलंब से दूर हटेगी तो आपको पता होगा कि सबसे पहले इसे निकल जाएगी, अब इसे निकलेगी। और आप ये भी जानते होंगे कि इस प्रकार से किरणें निकल जाती है। अब मेरी बातों पर गौर करना, आप कुछ प्रकार इस प्रकार से किरणें होती है, मतलब ये प्रकाश की किरणें, ये जो प्रकाश की किरणें होती है, ये प्रकाश की किरणें 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ये प्रकाश की किरणें 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। अब एक बार गौर करना, ये मैंने आपको दिखाया है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर ऊपर ही ऊपर, इसके ऊपर ही ऊपर ये क्या होता है, ये होती है रेड, और नीचे नीचे ये क्या होती है, वॉयलेट। नीचे नीचे क्या होती है, वॉयलेट। इसका मतलब अगर मैं बात करूं इसके ऊपर ही ऊपर कैसी किरण होती है, ये कैसी, कैसा रंग निकलता है, लाल, और यहाँ पे कैसा होता है, बैंगनी। कैसा होता है, बैंगनी। अब आपने देखा होगा कि आपने एक नाम सुना होगा, VIBGYOR, विबग्योर। यहाँ पर विबग्योर में अगर मैं वी की बात करूं, वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बैंगनी को। आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जामुनी को। पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नीले को। अगर मैं जी की बात करूं तो जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हरे को। वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीले को। अगर मैं ओ की बात करूं तो ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नारंगी को। अगर मैं आर की बात करूं तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाल को। इसका मतलब क्या होता है, जैसे जैसे अपन इधर बढ़ेंगे, जैसे जैसे मैं लाल से इधर आऊंगा तो आपको पता होगा, लाल से इधर आऊंगा इसका मतलब मैं लाल से इधर जाऊंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, बैंगनी मिलेगा। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। जब कोई प्रकाश की किरण, मैं एक बार यहाँ परिभाषा लिख देता हूँ। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, कौन सी किरण बताओ, श्वेत प्रकाश। जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है, जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर के गुजरती है, प्रिज्म से होकर के गुजरती है, तो 7 रंगों में, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को, इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं साथियों ये आपको पॉइंट समझ आया होगा। देखो जो प्रकाश गुजर रहा है, ये कैसा प्रकाश जाएगा, इसके अंदर सफेद प्रकाश जाएगा। जब यहां से निकलेगा तो ये 7 रंगों में टूट जाता है, इसी घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। अगर आपको इसका एग्जाम्पल लिखना है तो मैं इसका एग्जाम्पल आपको लिखवा देता हूँ। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, इंद्रधनुष, अर्थात अपन क्या बोलेंगे, रेनबो हो जाएगा। अब मैं आपको अगले पॉइंट पर लेकर के चलता हूं, अब मैं आपको अगले पॉइंट पे लेकर के चलता हूं, अर्थात अब अपन अगली घटना पढ़ते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण, अर्थात इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब एक बार गौर करना, ये क्या होता है और क्या नहीं होता है, समझने की कोशिश करना आप। जब दो समान तरंगे, जब दो समान तरंगे, देखो ये तरंगे ऐसे है,
जब दो समान तरंगे, पहली तरंग ये है, जब दो समान तरंगे एक ही दिशा में, जब दो समान तरंगे एक ही दिशा में समान कला में मिलती है या फिर समान कला में अध्यारोपित होती है तो उनकी तीव्रता बढ़ जाती है। इसके विपरीत जब कोई जब कोई या फिर जब कोई दो समान तरंगे एक ही दिशा में विपरीत कला में मिलती है, किस कला में मिलती है बताओ, विपरीत कला में मिलती है, तो उनकी परिणामी तीव्रता क्या होती है, घट जाती है। उनकी परिणामी तीव्रता क्या होती है, घट जाती है। इसी घटना को अपन क्या कहते हैं, इसी घटना को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। एक बार मैं लिख देता हूं, जब दो समान तरंगे एक ही दिशा में, जब दो समान तरंगे एक ही दिशा में समान कला में अध्यारोपित होती है तो उनकी परिणामी तीव्रता बढ़ जाती है। उनकी परिणामी तीव्रता क्या होती है, उनकी परिणामी तीव्रता बढ़ जाती है। परिणामी तीव्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। इसके विपरीत जब दो समान तरंगे एक ही दिशा में समान कला में अध्यारोपित होती है तो उनकी परिणामी तीव्रता क्या होती है, उनकी परिणामी तीव्रता बढ़ जाती है। उनकी परिणामी तीव्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर मैं आगे बात करूं, इसके विपरीत जब विपरीत कला में मिलती है, इसके विपरीत जब वो किरणें विपरीत कला में मिलती है या फिर विपरीत कला में अध्यारोपित होती है तो उनकी परिणामी तीव्रता घट जाती है। तो उनकी परिणामी तीव्रता क्या होती है, घट जाती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा समझाता हूं, आप समझने की कोशिश करना। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, दोबारा समझने की कोशिश करना। एक बार गौर करना। आप लोग सपोज करो कि एक नदी है और नदी का बहाव किधर है, इधर है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि एक धरातल है, एक अपना सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर पानी बह रहा है और पानी की दिशा किधर है, इधर है। मतलब इधर क्या बह रहा है, इधर पानी बह रहा है। क्या बह रहा है, पानी बह रहा है। अब मैं क्या करूंगा, एक बाल्टी पानी की निकालूंगा टंकी से और उस पानी को उसी दिशा में फेंक दूंगा, तो आप ये महसूस करोगे, कि जिस दिशा में पानी जा रहा था और मैंने उसी दिशा के अंदर मैंने क्या किया, एक पानी बाल्टी की फेंक दी, तो आप महसूस करोगे इस पानी का वेग क्या हो जाएगा, इस पानी का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस पानी का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। पानी का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर मान लो कि पानी का बहाव तो इधर है,
पानी का बहाव तो इधर है और आप एक पानी की बाल्टी उधर से ला करके फेंक देते हो, तो इनकी परिणामी तीव्रता क्या होती है, घट जाती है। अर्थात इनका जो वेग होता है, वो क्या होता है, घट जाता है। उसी प्रकार से देखो इसमें होता है, इसी प्रकार से इस प्रकाश के व्यतिकरण में होता है। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है कि दो तरंगे जाएगी जब दो तरंगे एक साथ मिल जाती है, तो यहाँ पर इनकी परिणामी तीव्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। जबकि नीचे वाले में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, देखो ये गड्ढे में है, तो ये वाली नीचे वाली तरंग क्या है, टॉप के ऊपर है। जब ये टॉप पर गई तो नीचे वाली क्या गई, गड्ढे में गई। जब ये नीचे वाली सॉरी ऊपर वाली अगर गड्ढे में है तो नीचे वाली क्या आ गई, टॉप पे आ गई। इस बार जो नीचे वाली है वो टॉप पे हो गई, और सॉरी ऊपर वाली टॉप पर होगी, और नीचे वाली क्या होगी, गड्ढे में होगी। कहने का मतलब एक तो कभी नीचे है कभी एक टॉप पर है, एक नीचे है कभी एक टॉप पर है। इसका मतलब जब भी कभी अपने उतार चढ़ाव चलता है तो अपन अपने जीवन में स्टेबल नहीं रह पाते हैं, अपनी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वहां पर प्रकाश की तीव्रता घट जाती है। इस घटना को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब मैं एक बार आपको एग्जाम्पल बताता हूं, इसका एग्जाम्पल मेरे पास क्या है। आप इसका एग्जाम्पल देखिए पहले नंबर का। साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना। साबुन के बुलबुलों का क्या दिखाई देना, रंगीन दिखाई देना। अगर मैं दो नंबर के पॉइंट की बात करूं, जल के ऊपर पड़ी केरोसिन की बूंदों का रंगीन दिखाई देना। जल के ऊपर पड़ी केरोसिन की बूंदों का रंगीन दिखाई देना। आपने देखा होगा कि देखो आपने देखा होगा कि ये अक्सर अपन को रंगीन दिखाई देते हैं। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया बताओ, व्यतिकरण का हो गया। तो साथियों मैंने आपको प्रकाश वाले चैप्टर में प्रकाश में अपन ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले मैंने आपको प्रकाश का परिचय बताया था, प्रकाश के अपन लोगों ने गुण पढ़े थे। फिर मैंने आपको प्रकाश का वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताया था। फिर मैंने आपको दर्पण बताया था, लेंस पढ़ाया था। फिर मैंने आपको प्रकाश की घटनाएं बताई थी। अगर अपन ने इतना पढ़ लिया तो यकीन मानिए कि अपन लोगों ने प्रकाश के अंदर सब कुछ पढ़ लिया है। हम लोगों ने प्रकाश के अंदर क्या पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है। अब अपन को इस प्रकाश के अंदर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं प्रकाश का दूसरा चैप्टर शुरू सॉरी तरंग वाला दूसरा चैप्टर शुरू करता हूं, जिसका नाम क्या है मेरे पास, ध्वनि। इसका नाम मेरे पास क्या है, ध्वनि है। मेरे पास अगले चैप्टर का नाम क्या है, अगले चैप्टर का मेरे पास नाम है साथियों, अगले चैप्टर का मेरे पास साथियों नाम क्या है, ध्वनि नाम है। अब एक बार गौर करना आप, ये ध्वनि क्या होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये ध्वनि क्या होता है, तो एक बार गौर करना। अगर मैं इनकी छोटे छोटे पॉइंटों की बात करूं, दो पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कौन से पॉइंट है। जैसे सबसे पहले मैं पॉइंट की बात करूं, जैसे मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करूं कि साइंस का अध्ययन सॉरी ध्वनि का अध्ययन अपन किस में करते हैं,
ध्वनि का अध्ययन हम लोग अकोस्टिक साइंस के अंतर्गत करते हैं। ध्वनि का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? ध्वनि का अध्ययन हम लोग अकोस्टिक साइंस के अंतर्गत करते हैं। अब आपको पता होगा कि जब अपन लोगों ने तरंग वाला चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ये ध्वनि होती है, ये जो ध्वनि होती है, ये जो ध्वनि होती है, ये ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि एक प्रकार की ध्वनि एक प्रकार की क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग है। अब आपको याद कैसे रखना है? देखो, द से अनुदैर्घ्य और द से ध्वनि, द से ध्वनि और द से क्या हो जाएगा? अनुदैर्घ्य। अगर मैं आपको अगले पॉइंट पर लेकर के चलूं कि अपने पास ध्वनि में और क्या होता है, तो आप अगला पॉइंट जानिए। ध्वनि को संचरण के लिए ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ध्वनि को संचरण के लिए ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं कि अपने पास क्या खास बात है ध्वनि की, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, अर्थात ध्वनि को संचरण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? माध्यम की। और आप जानते होंगे निर्वात एक ऐसा माध्यम होता है, निर्वात एक ऐसा माध्यम होता है जहां पर वायु की भी औकात नहीं होती है जाने की। मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया था कि वायु हर जगह विद्यमान रहती है, वायु हर जगह विद्यमान रहती है, लेकिन आपको पता होगा वायु भी अपनी औकात भूल जाती है। वायु भी क्या होती है? अगर जहां वायु भी ना जा पाए, इसका मतलब जहां पर वायु की भी औकात नहीं है जाने की, वो जगह क्या कहलाती है? निर्वात कहलाती है। क्या कहलाती है? निर्वात कहलाती है। देखो, मैं आपको आगे बताऊं, अगर मैं आपको आगे पॉइंट बताऊं तो आगे सुनना आप। ध्वनि का वेग सर्वाधिक ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? कोसों में होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है? ठोसों में होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोसों में होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है? सर, बोर्ड का कलर चेंज करो। कोई दिक्कत नहीं, आज आज तो अपन पढ़ते हैं, मुझे इतनी सेटिंग करनी नहीं आती है। कल जैसे ही मैं क्लास लूंगा तो इस बोर्ड की थीम जो आपको सफेद कलर की दिखाई दे रही है, मैं उस सफेद कलर की थीम को हरे कलर में कन्वर्ट कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप अपना ध्यान सामने रखिएगा। देखो, ध्वनि का अध्ययन अपन किस साइंस के अंतर्गत करते हैं? अकोस्टिक साइंस के अंतर्गत। किस साइंस के अंतर्गत करते हैं? अकोस्टिक साइंस के अंतर्गत। ध्वनि एक प्रकार की क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। मैंने आपको जब पहली क्लास ली थी तरंग की, उसमें मैंने बताया था कि आपको द से ध्वनि, द से क्या हो जाएगा? अनुदैर्घ्य हो जाएगा। ध्वनि को संचरण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, अर्थात निर्वात एक ऐसी जगह होती है जहां पर कोई भी माध्यम नहीं होता है। अगर मैं बात करूं ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहां होता है? ध्वनि का सर्वाधिक वेग ठोसों में होता है। अगर मैं आगे बात करूं, यहीं पर मैं एक कोष्टक लगा करके आपको चीज दिखाता हूं। अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा वेग ध्वनि का कहां होता है? ठोसों में। अगर मैं उसके बाद में बात करूं
तो कहाँ होता है? सर्व में। उसके बाद में कहाँ होता है? केस में। इसका मतलब सबसे कम कहाँ होता है? निर्वात में। अगर मैं बात करूं निर्वात में कितना होता है, अगर मैं बात करूं निर्वात में कितना होता है, निर्वात में कितना होता है? जीरो होता है। निर्वात में कितना होता है? जीरो होता है। अगर देखो आपको सबसे ज्यादा पूछे तो आपको ठोस बताना है, कम पूछे तो गैस बताना है, जीरो पूछे तो निर्वात बताना है। तो उम्मीद करता हूं कि साथियों ये पॉइंट आपको समझ आए होंगे कि ध्वनि के अंतर्गत क्या क्या होते हैं। अब अपन थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि तरंग कैसी होती है, तरंग क्या होती है, क्या नहीं होती। देखो, मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। सपोज करो कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मेरी आवाज मेरे सामने, सपोज करो कि 150 स्टूडेंट, 200 स्टूडेंट, 500 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। जब मैं बोलता हूं तो मेरी आवाज सामने वाले स्टूडेंटों को क्या करती है? सुनाई देती है। अब उसको क्या होता है, मेरे और स्टूडेंट के बीच में क्या है? माध्यम है। अगर उस माध्यम को बाहर निकाल दूं तो मेरी आवाज स्टूडेंटों को सुनाई नहीं देगी, लेकिन मेरे होठों के मूवमेंट, मेरे होठों की जो गतिशीलता है वो उनको दिखाई देगी। उनको लगेगा कि सर कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उनको सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ध्वनि को संचरण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? माध्यम की। तो मेरी आवाज उन तक पहुंच ही नहीं पाएगी। इसका मतलब मेरी आवाज को आगे तक पहुंचा कौन रहा है? माध्यम पहुंचा रहा है। तो वो माध्यम कैसा होना चाहिए कि मेरी आवाज जल्दी चली जाए? अगर आपको माध्यम ठोस रखना है तो आवाज उसमें जल्दी जाएगी, क्योंकि ठोसों में ध्वनि का वेग क्या होता है? सर्वाधिक होता है। अब मैं एक बार आपको समझाता हूं कि कैसे ध्वनि का संचरण होता है। अगर एक बार गौर करना कि मेरे पास सामने स्टूडेंट बैठे हुए हैं और ये मेरे पास क्या है? बीच में वायुमंडल है। ये मेरे पास बीच में क्या है? वायुमंडल है। मैं जैसे ही बोलूंगा मेरी आवाज मेरे से निकटतम कण के क्या होगी? टकराएगी। इसका मतलब मेरे सबसे निकट यहाँ पे कण कौन सा है? ये है। तो मेरी आवाज क्या करेगी? मेरी आवाज इस कण के टकराएगी। इस कण के टकराएगी तो क्या करेगा ये कण? इस कण को जब टक्कर मारेगा तो ये क्या करेगा? अगले वाले कण को टक्कर मारेगा, अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। एक बार गौर करना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मेरी आवाज किधर जा रही है? इधर जा रही है। मेरी आवाज किधर जा रही है? इधर जा रही है। अब जो माध्यम के कण हैं, जो माध्यम के कण हैं वो डिस्टर्ब किधर हो रहे हैं? इसी दिशा में डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसी दिशा में क्या हो रहे हैं? डिस्टर्ब हो रहे हैं। देखो, मैंने इस कण को टक्कर मारी तो ये कण आगे वाले कण को टक्कर मारेगा, ऐसे मार दिया। अब ये कण अपनी जगह पर आ जाएगा और ये कण क्या हो गया? इस बार गतिशील हो गया। ये अपनी जगह छोड़कर के यहां नहीं जाता है, ये अपनी जगह के ही इर्द गिर्द चक्कर काटता है ये। अब देखो ये गतिशील हो गया, ये क्या करेगा? आगे जाएगा, इसको टक्कर मारेगा और अपनी जगह पर आ जाएगा। अब ये गतिशील हो गया। अब ये आगे वाले को टक्कर मारेगा और अपनी जगह पर आ जाएगा। इस प्रकार से मेरी आवाज आगे पहुंच जाएगी। तो आपने यहां पर अनुमान लगाया होगा, आपने यहां पर अनुमान लगाया होगा, आपने यहां पर अनुमान लगाया होगा कि जो ध्वनि होती है, जो ध्वनि होती है वह समांतर रूप में, वह समांतर रूप में क्या करती है? गति करती है। इसका मतलब क्या हुआ? एक बार समझने की कोशिश करना कि सपोज करो कि मेरी ध्वनि किधर जा रही है? इधर जा रही है। मेरी ध्वनि किधर जा रही है? इधर जा रही है। तो आपको पता होगा माध्यम के कण भी क्या हो रहे हैं? इधर जा रहे हैं। माध्यम के कण भी क्या हो रहे हैं? इधर ही जा रहे हैं। माध्यम के कण भी क्या हो रहे हैं? इधर ही जा रहे हैं। इसका मतलब आप देखोगे माध्यम के कण भी इधर जा रहे हैं और ध्वनि भी इधर जा रही है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री का है? इन दोनों के बीच में एंगल कितनी डिग्री का है? 0 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल है? 0 डिग्री का। अर्थात ये एक दूसरे के क्या हो गए? बताओ, ये एक दूसरे के क्या हो गए? समांतर हो। इसका मतलब आपको ये पॉइंट समझ आया होगा कि ध्वनि क्या होती है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब एक बार गौर करना आप, मैं आपको एक बार तरंग बताता हूं। तरंग का डायग्राम कैसा है आपको समझना है। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रख लेना। देखो मेरे पास तरंग इस प्रकार से होती है।
देखो तरंग क्या हो जाएगी, ऐसे जाएगी। तरंग कैसे जाएगी बताओ, ऐसे जाएगी। या फिर अपन क्या करते हैं, हाथ से डायग्राम बना लेते हैं। हाथ से मैं आपको डायग्राम बना करके दिखाता हूँ, आप एक बार समझने की कोशिश करना। देखो तरंग क्या करती है, ऐसे जाती है। तरंग कैसे जाती है, ऐसे जाती है। एक बार गौर करना आप। देखो ये तरंग, अगर मान लो कि पहली तरंग देखो यहाँ से शुरू होती है और ये यहाँ जाकर के, इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कितने करती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं तरंग। इसको अपन लेमडा क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। अब एक बार गौर करना, ये जो तरंग है, ये तरंग ऊपर और नीचे, ये तरंग ऊपर और नीचे कितनी दूरी पे चलती है, इसका मतलब जो ऊपर ऊपर जा रही है, इस चीज को अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलते हैं आयाम। अर्थात इसको अपन क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं अपन इसको, इसको अपन बोलते हैं एम्पलीट्यूड, इसको अपन बोलते हैं आयाम। अब एक बार गौर करना, अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक बार गौर करना आप लोग, कि अगर मैं मान लो कि ये यहाँ से यहाँ तक आया है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ समय भी लगेगा। इसका मतलब एक तरंग में लिया गया पूर्ण समय, इसका क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, आवर्तकाल। इसका मतलब ये आवर्तकाल क्या कहलाता है, टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है, टाइम कहलाता है। अब मैं आपको एक शब्द और बताता हूँ, कि ये जो कंपन हो रहे हैं, देखो ये एक ऐसे हुआ, फिर ये और आगे जाएगा, फिर ये और आगे जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि एक सेकंड में कंपन कितने हो रहे हैं, एक सेकंड में कंपन कितने हो रहे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, आवर्ती बोल रहे हैं। उसको अपन क्या बोल रहे हैं, आवर्ती बोलते हैं। इसका मतलब एक शब्द मेरे पास क्या होता है, आवर्ती। इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक बार गौर करना, मैं इन शब्दों को आपको बताता हूँ ये क्या होते हैं। देखो आपने देखा होगा तरंग कुछ इस प्रकार से होती है। अगर मैं इसमें बात करूं सबसे पहले तरंग दैर्घ्य की, यहाँ पे ये तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तो एक बार फोकस करना इसकी परिभाषा पर। एक तरंग द्वारा तय की गई दूरी। अब एक बार गौर करना, एक तरंग द्वारा तय की गई दूरी, या फिर अपन क्या कह सकते हैं, देखो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं शीर्ष। इसको अपन क्या बोलते हैं, शीर्ष। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, गर्त। या तो क्या होता है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी माप लो, वो हो जाएगी, मतलब एक तरंग द्वारा तय की गई दूरी, मतलब ये यहां से चल करके यहां आती है। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, तरंग दैर्घ्य कहलाएगा। या फिर अपन क्या कह सकते हैं, कि शीर्ष और शीर्ष के मध्य की दूरी, शीर्ष और शीर्ष के मध्य की दूरी भी क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। शीर्ष व शीर्ष के मध्य की दूरी। या फिर मैं क्या कह सकता हूं, गर्त व गर्त के मध्य की दूरी। गर्त व गर्त के मध्य की, गर्त व गर्त के मध्य की दूरी। तरंग दैर्घ्य अपन किसको कहते हैं, तरंग दैर्घ्य अपन किसको कहते हैं। देखो तरंग दैर्घ्य या तो अपन ये कहेंगे कि एक तरंग द्वारा पूरी तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, तरंग दैर्घ्य कहलाएगी, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर अपन ये कहेंगे शीर्ष और शीर्ष के मध्य की दूरी, या फिर अपन क्या कहेंगे, गर्त और गर्त के मध्य की दूरी। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य। अगर मैं आपको बताऊं कि आयाम क्या होता है, आयाम क्या होता है, जिसको अपन एम्पलीट्यूड बोलते हैं, तो आयाम की परिभाषा पर एक बार फोकस करना आप। इसको अपन क्या बोलते हैं, जो बीच वाली लाइन है ना, इसको अपन बोलते हैं माध्य स्थिति। इस बीच वाली लाइन को अपन क्या बोलते हैं, माध्य स्थिति। इसका मतलब क्या होता है, माध्य स्थिति के ऊपर व नीचे, माध्य स्थिति के ऊपर व नीचे उत्पन्न विस्थापन।
उत्पन्न विस्थापन या तय विस्थापन क्या कहलाएगा? आयाम कहलाएगा। देखो एक बार, ये माध्य स्थिति ये है, माध्य स्थिति से ये जो शीर्ष है ये कितने ऊपर जा रहा है, वो इसका क्या कहलाएगा? आयाम कहलाएगा। वो इसका क्या कहलाएगा? आयाम कहलाएगा। इसका मतलब इसको अपन आयाम कहते हैं और इसको अपन क्या बोलते हैं? तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। अब मैं अगर आपको अगला पॉइंट बताऊं तो मेरे पास अगला शब्द है आवर्तकाल। आवर्तकाल, अगर मैं आपको बताऊं कि ये आवर्तकाल क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं कि ये आवर्तकाल क्या होता है, तो एक बार गौर करिएगा कि इस एक पूर्ण तरंग में लिया गया पूरा समय, मतलब ये तरंग यहां से शुरू होकर के यहां खत्म होती है, तो इसको कितना समय लगता है, वही समय क्या कहलाएगा? आवर्तकाल कहलाएगा। तो मैं यहां पर इसकी परिभाषा लिख रहा हूं। एक तरंग को पूर्ण होने में लगा समय, एक तरंग को पूर्ण होने में लगा समय, एक तरंग को पूर्ण होने में लगा समय क्या कहलाएगा? आवर्तकाल कहलाएगा। एक तरंग को पूर्ण होने में लगा समय क्या कहलाएगा? आवर्तकाल कहलाएगा। अगर मैं आपको आगे ले जाऊं तो देखो, तरंगदैर्घ्य, आयाम, आवर्तकाल। अब मैं अगर आपको आगे बताऊं तो मेरे पास एक शब्द है जिसको अपन क्या बोलते हैं? आवर्त। क्या बोलते हैं? कई जगह आवर्ती को अपन एन से दर्शाते हैं, कई जगह अपन आवर्ती को एफ से दर्शाते हैं, कई जगह अपन इसको किसी और तरीके से दर्शाते हैं। मतलब और तरीके का मतलब इसको अपन कई कई जगह न्यू से भी दर्शाते हैं। तो आपको दर्शाने से परेशान नहीं होना है, अलग अलग किताबें इसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करती है। अब इसकी परिभाषा बताता हूँ ये क्या होता है। एकांक समय में उत्पन्न कंपनों की संख्या, मतलब एक सेकंड के अंदर ये कितने कंपन होते हैं, ये कितनी बार तरंगे उत्पन्न होती है, इसका मतलब ये हुआ मेरे पास इसकी परिभाषा। एकांक समय में उत्पन्न कंपनों की संख्या, एकांक समय में उत्पन्न कंपनों की संख्या, एकांक समय में उत्पन्न कंपनों की संख्या मेरे पास क्या कहलाएगी? मेरे पास आवर्ती कहलाएगी। तो एक बार आपको इन चार शब्दों पर क्या करना है? गौर करना है। आपको पता होना चाहिए कि तरंगदैर्घ्य क्या होता है, आपको पता होना चाहिए आयाम क्या होता है, आपको पता होना चाहिए आवर्तकाल क्या होता है, और आपको पता होना चाहिए आवर्ती क्या होता है। अगर आपने इतना जान लिया तो आगे वाला जो अपना टॉपिक है वो आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। चलो अपन देखते हैं आगे वाला टॉपिक क्या है। अपने पास आगे वाले टॉपिक का नाम है ध्वनि के गुण या फिर ध्वनि की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। अब देखो इसके अंदर क्या है, आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊंगा, आपको चीजें समझ में आएगी और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। देखो अगर मैं बात करूं इसके अंदर एक नंबर पे, अगर मैं एक नंबर पे बात करूं तो आपको पता होना, आपको पता होगा तीव्रता ध्वनि का क्या होता है? गुण होता है। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं अपन? आपको पता होगा कि अपन तीव्रता को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। अब ये तीव्रता क्या होती है मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद में मैं आपको लिखवाऊंगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम बोलते हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज तो कभी मोटी होती है और कभी हमारी आवाज क्या होती है? पतली होती है। एक बार गौर करना मेरे शब्दों के ऊपर। कई बार जब हम बोलते हैं, कई बार जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज क्या होती है? मोटी होती है, और कई बार क्या होती है? पतली होती है। इसका मतलब आवाज का मोटी या पतली होना ध्वनि का कौन सा गुण होता है? दूसरी बात सुनिएगा आप, कई बार आपने देखा होगा कि हम जब आवाज बोलते हैं, हम जो ध्वनि निकालते हैं वो या तो क्या होती है? धीमी होती है, या फिर उसका जो साउंड होता है वो क्या होता है? तेज होता है। या तो वो क्या होती है? धीमी होती है, या फिर वो क्या होता है? तेज होता है। इसका मतलब ध्वनि का वो कौन सा गुण है जो ध्वनि को तेज या धीमी बताता है? एक बात आपने दो पॉइंट याद रखा होगा। इसका मतलब एक बार तो क्या होती है? आवाज का मोटी या पतला होना, और दूसरी बात मेरे पास क्या है? आवाज का तेज या धीमा होना। अब आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब कभी हम म्यूजिक प्लेयर के अंदर म्यूजिक सुनते हैं
तो आपने अक्सर देखा होगा कि उसके अंदर कई प्रकार की गगनचुंबी इमारतें बनती है। इसे इस प्रकार से कुछ इमारतें बनती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम लोग गाना सुनते हैं, जब हम लोग गाना सुनते हैं तो कुछ इस प्रकार से अपन को देखने को मिलता है। अब एक बार गौर करिएगा आप, एक बार गौर करिएगा आप, जब साउंड थोड़ी सी तेज हुई थी, जब साउंड थोड़ी सी तेज हुई थी, तो ये जो इमारतें थी, ये जो गगनचुंबी इमारतें बन रही है, ये गगनचुंबी इमारतें उतनी ही बड़ी बनेगी, उतनी ही लंबी बनेगी, उतनी ही क्या बनेगी, लंबी बनेगी। इसका मतलब आपकी आवाज जितनी ज्यादा तेज होगी, आपकी आवाज जितनी ज्यादा तेज होगी, ये गगनचुंबी इमारतें उतनी ही बड़ी बनेगी। गगनचुंबी इमारतें क्या होगी, उतनी ही बड़ी बनेगी। समझ आ गया। अगर मैं बात करूं यहां पर, देखो यहां पर अगर आप देखोगे कई जगह क्या होता है, सीधा एकदम रेखा आ जाती है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि वहां हम लोगों ने बोलना ही बंद कर दिया, वहां पर हम लोगों ने क्या किया, बोलना ही बंद कर दिया। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे बीच बीच में, इसका मतलब यहाँ पर आवाज क्या हुई थी, यहाँ पर आवाज धीमी हुई थी। यहाँ पर आवाज क्या हुई थी साथियों, यहाँ पर आवाज धीमी हुई थी। इसका मतलब हमें समझ आया कि आवाज का, इसका मतलब हमें समझ आया कि आवाज का धीमी होना या आवाज का तेज होना क्या होता है। देखो जब आवाज धीमी होगी तो ये आयाम क्या होगा, कम होगा। जब, देखो दोबारा बता रहा हूं आपको, दोबारा बता रहा हूं कि जब आपकी आवाज तेज होगी, जब आपकी आवाज तेज होगी तो ये गगनचुंबी इमारतें क्या होगी, बड़ी बड़ी बनेगी। लेकिन जब आपकी आवाज धीमी होगी तो ये गगनचुंबी इमारतें इस लाइन की चिपक कर के रह जाएगी, ज्यादा बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बनेगी। इसका मतलब आपको पता चला होगा। एक बार गौर करना आप लोग, आपने नोटिस किया होगा कि ये जो गगनचुंबी इमारतें बन रही है, यहाँ पर आवाज क्या थी, तेज थी। यहाँ पर आवाज क्या थी बताओ, तेज थी। लेकिन देखो यहाँ पर देखो एक बार आप, यहाँ पर आप आवाज को देखोगे तो यहाँ पर आवाज क्या है बताओ, यहाँ पर आवाज क्या है बताओ, यहाँ पर आवाज है धीमी, यहाँ पर आवाज क्या है, धीमी है। अब कोई आपसे पूछेगा कि आवाज का धीमी या तेज होना ध्वनि के किस गुण पे निर्भर करता है, तो अपन को पता चल गया कि ध्वनि तेज होती है। देखो मैं आपको बताता हूं, आयाम अगर जितना ज्यादा होगा, अगर आयाम जितना ज्यादा होगा, आपको पता होगा आवाज उतनी ही क्या होगी, तेज होगी। आवाज उतनी ही क्या होगी, तेजी से बोली जाएगी। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं आयाम के कम होने की, जब आयाम ये क्या होता है, जब ये आयाम कम होता है, अर्थात गगनचुंबी इमारतें अगर छोटी छोटी बनती है, उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में हमें पता चलता है ये आवाज क्या होती है, उस स्थिति में हमें पता चलता है ये आवाज क्या होती है बताओ, ये आवाज धीमी होती है। ये आवाज क्या होती है बताओ, धीमी होती है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पर आवाज क्या होती है, आवाज क्या, अब कोई आपसे पूछेगा कि आवाज का तेज या धीमी होना कौन बताता है, आयाम बताता है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, राज की बात। अगर मैं कोई आपसे पूछे कि तीव्रता किस पर निर्भर करती है, तो तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। तीव्रता किस पे निर्भर करती है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। तीव्रता किस पर निर्भर करती है साथियों, तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। तीव्रता किस पर निर्भर करती है, तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। तीव्रता किस पर निर्भर करती है, तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। इसका मतलब आपको पता चला होगा कि आयाम क्या होता है। तो मुझे एक चीज बताइए, क्या मैं ऐसा यहां लिख सकता हूं, क्या मेरा यहां पर ऐसा लिखना उचित है क्या, अगर तीव्रता ज्यादा, अगर तीव्रता ज्यादा, तो इसका मतलब क्या ज्यादा, इसका मतलब क्या ज्यादा, इसका मतलब है आयाम ज्यादा। इसका मतलब क्या हो गया, आयाम ज्यादा। अगर आयाम ज्यादा तो क्या मैं इसका मतलब ये कह सकता हूं क्या आवाज क्या है, क्या इसका मतलब ये कह सकता हूं क्या आवाज क्या है, तेज है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आवाज क्या है, तेज है। अब अपन इसके उल्टे की बात कर लेते हैं। जब तीव्रता क्या होती है,
जब तीव्रता कम होती है, जब तीव्रता कम होती है तो हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं क्या वहां पर आयाम क्या होगा, हम कह सकते हैं कि वहां पर आयाम क्या होगा, वहां पर आयाम क्या होगा, कम होगा। क्या अगर आयाम कम है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि वहां पर आवाज कैसी होगी, वहां पर आवाज कैसी होगी, वहां पर आवाज धीमी होगी, वहां पर आवाज कैसी होगी, धीमी होगी। तो उम्मीद करता हूं साथियों ये पॉइंट आपको समझ आया होगा कि तीव्रता किस पर निर्भर करती है, तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है, और आवाज कितनी तेज है या धीमी है ये कौन बताएगा, ये अपन को आयाम ही बताएगा, क्योंकि अपन वहां पर गगनचुंबी इमारतों को देखेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। चलो मैं यहां पर आपको कुछ और बता देता हूं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कोई अगर आपसे पूछ ले तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। तीव्रता का मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है। तीव्रता का मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है। अगर आपको इसका और मात्रक पता करना है तो एक और मात्रक होता है माइक्रोवाट बट्टा सेकंड। क्या होता है, सॉरी, माइक्रोवाट बट्टा मीटर स्क्वायर। माइक्रोवाट बट्टा क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये मेरे पास ये भी इसका मात्रक होता है और ये भी इसका मात्रक होता है। अब अपन चलते हैं आगे। अब देखो अपन लोग ध्वनि का गुण पढ़ रहे थे, मैंने आपको ध्वनि के गुण में केवल आपको पहला बताया है। अब मैं आपको बताता हूं 2 नंबर का गुण। 2 नंबर के गुण को अपन क्या बोलते हैं, तारत्व बोलते हैं। 2 नंबर के गुण को अपन क्या बोलते हैं, तारत्व बोलते हैं। 2 नंबर के गुण को क्या बोलते हैं अपन, तारत्व बोलते हैं। 2 नंबर के गुण को अपन क्या बोलते हैं, तारत्व बोलते हैं। अब देखो ये तारत्व क्या होता है, जो तारत्व होता है ना, चलो एक लाइन लिख देता हूं मैं यहाँ पे। तारत्व आवर्ती पर निर्भर करता है, तारत्व आवर्ती पर निर्भर करता है, तारत्व आवर्ती पर निर्भर करता है, तारत्व आवर्ती पर निर्भर करता है। तारत्व किस पर निर्भर करता है, आवर्ती पर निर्भर करता है। अब एक बार गौर करना, मैं इस तरफ डायग्राम बनाता हूं, एक इस तरफ मैं एक डायग्राम बनाता हूं। अब एक बार गौर करना, आपने अक्सर देखा होगा कि अपना डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक तो डायग्राम ऐसे बनता है और दूसरा डायग्राम इसी के ऊपर ऐसे भी तो बन सकता है। एक बार यहां पर गौर करना, अगर आप देखोगे, सपोज करना कि मैं यहां तक बात कर रहा हूं, यहां तक यहां तक जाने में मुझे कितने सेकंड लगते हैं, 2 सेकंड लगते हैं। यहां तक इस तरंग को जाने में कितना सेकंड लगता है, 2 सेकंड लगता है। अब एक बार गौर करना, आप एक तो लाल वाली तरंग को देखना और एक आप काली वाली तरंग को देखना। एक तो आप लाल वाली तरंग को देखना और एक आप काली वाली तरंग को देखना। आप पता कर पाओगे कि लाल वाली तरंग के अंदर आवर्ती क्या है, लाल वाली तरंग के अंदर आवर्ती ज्यादा है। कहने का मतलब मैंने आपको क्या परिभाषा लिखाई थी आवर्ती की, एक बार गौर करिएगा। देखो, एकांक समय में उत्पन्न कंपनों की संख्या, इसका मतलब ये होता है कि 1 सेकंड में ये तरंग कितनी बार ऊपर नीचे जा रही है, कितनी बार ऊपर नीचे जा रही है। इसी चीज को अपन क्या कहते हैं, इसी चीज को अपन आवर्ती कहते हैं। एक बार दोबारा फोकस करना आप, यहां पर अगर आप देखोगे ये जो काली वाली तरंग है, काली वाली तरंग है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि मुझे यहां तक पूरा जाने में मुझे कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड। कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड। कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड लगता है। लेकिन एक चीज अगर आप गौर करोगे, लेकिन अगर आप एक चीज गौर करोगे, यहां पर देखो, यहां से यहां मेरे पास कितनी तरंग आई बताओ, 2 तरंग आई। मतलब काली वाली जो तरंग है वो यहां पर कितनी है, 2 है। काली वाली तरंग यहां पर कितनी है बताओ, 2 है। लेकिन आप अगर लाल वाली तरंगों को गिनोगे तो यहां पर क्या हो जाएगी, संख्या में ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि एक तो काली तरंग बन रही है और एक लाल तरंग बन रही है। लाल तरंग में क्या है, आवर्ती ज्यादा है। इसका मतलब आपने अक्सर देखा होगा कि जब आवर्ती ज्यादा होती है, देखो जब आवर्ती ज्यादा होगी, और दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या है, जब आवर्ती क्या होगी, कम होगी।
अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जब आवृत्ति ज्यादा होगी, देखो जब आवृत्ति ज्यादा होगी मतलब एकांक समय में उत्पन्न कंपनों की संख्या ज्यादा होगी, तो वहां पर आवाज कैसी होगी, पतली होगी। वहां पर आवाज कैसी होगी, पतली होगी, क्योंकि आपको पता होगा उस आवाज को क्या कर दिया गया है, दबा दिया गया है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप लोग पढ़ते समय अपनी आवाज को, जब आप पढ़ते समय कोई भी वीडियो, सपोज करो कि आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, कुछ वीडियो की लेंथ है, आपने देखा होगा जब आप थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक ऑप्शन खुल करके आता है। वो ऑप्शन क्या होता है, वो ऑप्शन रहता है स्पीड को घटाने का और स्पीड को बढ़ाने का। जब आप स्पीड को बढ़ा देते हो, जब आप स्पीड को बढ़ा देते हो जब आप स्पीड को बढ़ा देते हो तो जो ध्वनि होती है वो जल्दी जल्दी बोली जाएगी। जब ध्वनि जल्दी जल्दी बोली जाएगी तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है। जब जब ध्वनि की जब ध्वनि की क्या होती है, जब ध्वनि की अपन सॉरी जब अपन किसी वीडियो की स्पीड को बढ़ा देते हैं, 1.5 गुना या 2 गुना पर देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो उसकी आवृत्ति होती है उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है। कहने का मतलब उतने ही टाइम में ये क्या करेगी, बार बार कंपन करेगी, बार बार कंपन करेगी। इसका मतलब आवाज क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। लेकिन जब ये आवृत्ति कम होती है तो आवाज क्या होती है, मोटी होती है। आवाज क्या होती है बताओ, मोटी होती है। आवाज क्या होती है बताओ, मोटी होती है। अब कोई आपसे पूछ लेगा, अगर कोई आपसे पूछ लेगा कि अगर मान लो कि मैंने तारत्व का मान बढ़ा दिया, अगर मैंने तारत्व का मान बढ़ा दिया, अगर तारत्व का मान बढ़ा दी तो आवाज कैसी होगी, पतली होगी। लेकिन अगर मान लो कि मैंने तारत्व का मान क्या कर दिया, घटा दिया, तो आवाज कैसी होगी, मोटी होगी। आवाज कैसी होगी बताओ, मोटी होगी। तो आपको ये रिलेशन याद रहना चाहिए कि अपने पास क्या है। देखो आवृत्ति जब बढ़ती तो आवाज पतली, और आवृत्ति जब घटती है तो आवाज क्या होती है, मोटी। और आपको पता होगा जो पतली आवाज होती है, जो पतली आवाज होती है वो अपन को क्या करती है, इरिटेट करती है। पतली आवाज हमें क्या करती है, इरिटेट करती है। और आपने अक्सर देखा होगा कि महिलाओं की जो आवाज होती है, महिलाओं की आवाज क्या होती है, पतली होती है। और जबकि पुरुषों की आवाज होती है वो क्या होती है, पुरुषों की आवाज क्या होती है, मोटी होती है। चलो मैं आपको एक उदाहरण और बता देता हूं, उसके बाद अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपने अक्सर देखा होगा, एक तो क्या होता है, शेर होता है जंगल में, और आपने एक देखा होगा मच्छर होता है। अब अगर मान लो कि कोई रात को आपके कान के पास आकर के, अगर आपके कान के पास आकर के कोई शेर दहाड़ता है, तो आप शेर से डर तो जाओगे लेकिन आपको उसकी आवाज परेशान नहीं करेगी। लेकिन जब मच्छर आपकी कान के पास आकर के भिनभिनाता है तो आपको, या फिर आपको उस मच्छर की आवाज क्या करेगी, परेशान करेगी। अर्थात आपको मच्छर की आवाज क्या करेगी, इरिटेट करेगी। क्योंकि मच्छर की आवाज क्या होती है, पतली होती है। मच्छर की आवाज क्या होती है, पतली होती है। और पतली आवाजें क्या करती है, इरिटेट करती है। शेर की आवाज क्या होती है बताओ, मोटी होती है। शेर की आवाज क्या होती है, मोटी होती है। तो साथियों ये अपने पास क्या था, ध्वनि का दूसरा गुण था। पहले अपने तीव्रता बढ़ा, 2 नंबर पे क्या था, तारत्व था। अगर नहीं समझ आया तो अपन आने वाली क्लास में फिर से रिपीट कर लेंगे। चलो अब अपन आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि अगली क्लास का समय हो गया है। तब तक आप अपना ध्यान रखना। अब अपन अगली क्लास में मिलेंगे। अलविदा, बाय बाय।